द टाइम्स में खुशामदीद। वेस्ट बंगाल में वायलेंस और तशद्दुद लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 मई आज हो गया है और अभी तक बीजेपी सरकार बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रही है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कोई नाम सामने नहीं आ सका है। दूसरी तरफ ये ख़तरा और ख़दशा भी बढ़ता जा रहा है कि क्या यही रिज़ल्ट रहेगा या रिज़ल्ट भी बदला जा सकता है, दोबारा चुनाव हो सकता है या दोबारा काउंटिंग हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी ने, उनके नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ कि आप सीसीटीवी की फुटेज दिखाओ, आप हमें मुकम्मल सीसीटीवी की वीडियो दो ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि किस तरह काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है, घपला हुआ है। उधर देश के अपोजिशन लीडर भी अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो चुके हैं। अखिलेश यादव वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं और कल रात कत्ल हो गया शुवेंदु अधिकारी के पीए का, जिसके बाद पूरे बंगाल में वायलेंस और तशद्दुद में मज़ीद इजाफा हो गया है। कई सड़कों को, कई हाईवे को बीजेपी के वर्करों ने ब्लॉक कर दिया है और कहा जा रहा है कि जब तक शुवेंदु अधिकारी के पीए के कत्ल की मुकम्मल जांच नहीं हो जाती, जब तक उसके कत्ल का बदला नहीं लिया जाता, उस वक्त तक हम इस रास्ता को खोलने वाले नहीं हैं। अब शुवेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के सदर है, पहले वो ममता बनर्जी में थे, 2020 में ही वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए थे और उनको ही सीएम का फेस अब तक वेस्ट बंगाल में माना जा रहा है। उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जिनका नाम है चंद्रा नाथ। अब रात उनका कत्ल हो गया। किसने कत्ल किया, उसकी मुकम्मल डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आ सकी। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एक गाड़ी में चंद्रनाथ जा रहे थे, एक दूसरी गाड़ी आती है, उस गाड़ी के ज़रिए रोका जाता है और बाइक पर सवार गुंडों ने फायरिंग की। चंद्रनाथ की मौत हो जाती है, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चंद्रनाथ की जान नहीं बची है। और इस कत्ल की खबर सामने आने के बाद ही बीजेपी के वर्करों ने पूरे शहर में मज़ीद हंगामा बर्पा करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दिया। बुलडोज़र के ज़रिए मुख्तलिफ इलाक़ों को डेमोलिश करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ख़ासतौर पर इन लोगों को जैसे पता चलता है किसी शॉप के बारे में कि उसका ऑनर मुसलमान है, मुसलमान की दुकान है, उसको इन लोगों ने बुलडोज़ करना शुरू कर दिया। न्यू कोलकाता में जो मीट की शॉप है, गोश्त दुकान है, चुन चुन कर उन सब पर इन लोगों ने बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। और अब यके बाद दिगरे ऐसे नेता सामने आ रहे हैं, बीजेपी के वर्कर सामने आ रहे हैं जो मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों के कत्लेआम करने की धमकी दे रहा है। एक ऐसा ही बीजेपी का वर्कर है जिसका नाम है अंकित पांडे। वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर हिंदुओं को भड़का रहा है कि तुम मुसलमानों से बदला लो, मुसलमानों का कत्लेआम करो और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। आप इसकी वीडियो को सुनिए। मुमताज बानो कहती थी कि बंगाल में खेला हो गए और जय श्री राम नहीं चलेगा। बंगाल में खेला भी हो गया और 4 मई को जय श्री राम भी चल गया। तुम्हें पता है बंगाल में जो हिंदुओं ने वोट किया वो आलू, प्याज और गैस सस्ता होने के लिए नहीं किया, बल्कि जो उनका अस्तित्व मिटाया गया है उसको फिर से वापस करने और हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है उसका बदला लेने के लिए वोट किया गया। मैं तो यही अपील करता हूँ बंगालियों से कि 2 साल तक जो भी जिहादियों मौलानाओं ने हिंदुओं का हत्या की, वैसे ही 2 साल तक लगातार उसका बदला लिया जाए और उसके बाद विकास होता है तो ठीक है, नहीं तो जिहादियों को लगातार 72 हुरों तक पहुंचाया जाए। जय श्री राम। इस तरह की 1-2 वीडियो नहीं है बल्कि 10 वीडियो वायरल हो रही है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह वहां विक्ट्री परेड निकालकर ममता बनर्जी का अपमान किया जा रहा है। कोई एक वीडियो बना रहा है जिसमें ममता बनर्जी के पीछे बांस किया जा रहा है, किसी में कोई नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर ममता बनर्जी को रस्सी से बांधकर खींच रहा है। इस तरह की परेड निकाली जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है। पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो चुका है कि कैसा वेस्ट बंगाल है, ये कौन लोग हैं और क्या बीजेपी क्या ये बदले की सियासत कर रही है या बदलाव की सियासत कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि वेस्ट बंगाल में
बदलाव की सियासत हुई है, हम वेस्ट बंगाल को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल में लोग सड़कों पर आकर दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में होने वाला ये वायलेंस और तशद्दुद अब एंटी मुस्लिम वायलेंस और तशद्दुद में तब्दील हो चुका है। मुस्लिम मुखालिफ फसादात अब वेस्ट बंगाल में बढ़ने लगे हैं। हावड़ा से खबर सामने आ रही है, जहां कोलकाता में बड़ी तादाद में मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों का बिजनेस है, वहां मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को आग लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं और उनकी मौजूदगी में पत्थरबाजी हो रही है, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है और सीआरपीएफ के जवान लाठी तक नहीं चला पा रहे हैं, ये किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सीआरपीएफ वहां कर क्या रही है, इनकी मौजूदगी में कैसे कोई पत्थर चला रहा है, कैसे कोई कानून को हाथ में ले रहा है। वोटिंग के दौरान यानी 29 अप्रैल को, उससे पहले 23 अप्रैल को लगातार खबरें सामने आई थी कि अगर पोलिंग बूथ पर भीड़ हो रही थी या ज़रा सा किसी ने इधर से उधर करने की कोशिश की थी तो सीआरपीएफ के जवानों ने महिलाओं पर लाठियां चला दी थी। पोलिंग बूथ पर इन लोगों ने अटैक किया था, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। पूरे शहर में सीआरपीएफ के नौजवान तैनात नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब वेस्ट बंगाल में वायलेंस हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो सीआरपीएफ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। आखिर क्यों? ये पुलिस मिली हुई है, पूरी पुलिस। देखा आपने, अब लाठीचार्ज नहीं किया आरएसएस वालों पे, ये आरएसएस के गुंडे थे। ये पुलिस मुखदर्शक बन के बैठी है। ये यहाँ पे आपातकाल लग चुका है, इसी को आपातकाल कहते हैं। ये आपातकाल है सर, लाठी फेंकी गई, ये आपातकाल है। देश में आपातकाल लग चुका है। गाड़ियां भी तोड़ी गई कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ देश में आपातकाल लग चुका है, ये तानाशाही पे आ गए। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके ऊपर हमला हुआ कांग्रेस कार्यालय? देखिए, कांग्रेस कार्यालय पे हमला नहीं है, ये भारत के संविधान पे हमला है। आप लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं करने दे रहे हो, घुस रहे हो कार्यालय में, एक का सिर फोड़ दिया, एक की आंख तोड़ दी। पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को लाठीचार्ज क्यों नहीं करने दे रहे हो जब पत्थर कार्यालय फेंक रहा है? पुलिस लाठीचार्ज वैसे बात बात पे कर देती, किसानों पे, युवाओं पे, यहाँ क्यों नहीं कर रही है? उधर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ ये कहना शुरू कर दिया है कि वेस्ट बंगाल का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट में धांधली हुई है। 2 दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी ने बाज़ाब्ता कहा कि हमें 100 असेंबली सीटों की सीसीटीवी फुटेज दी जाए। उसके अलावा जो ईवीएम है उनमें से ज़्यादातर 17C फॉर्म से मैच नहीं कर रहा था, घपला हुआ है। 12 बजे से शाम के 6 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ममता बनर्जी ने अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है। ममता बनर्जी का साफ कहना है मैं इस्तीफ़ा देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मोरली मेरी जीत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे हराया है। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। इस दौरान अपोजिशन लीडरों का जो अलायंस है वो मजबूत होने लगा है और अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो सहाफ़ियों से बातचीत की। पीटीआई ने उनके एक वीडियो को शेयर किया जिसमें सहाफ़ियों ने कोलकाता एयरपोर्ट पर सीधे सीधे अखिलेश यादव से यही सवाल कर लिया कि यहाँ शुवेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल हो गया है, आप इसको किस तरह देखते हैं? और अखिलेश यादव का जवाब था शुवेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल हो या टीएमसी के दफ्तर में आग लगाना हो या किसी वर्कर की हत्या हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वेस्ट बंगाल में सिक्योरिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिम्मेदारी ली थी, मरकज़ी होम मिनिस्ट्री ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, मरकज़ी फोर्स को भेजा गया था और मेरी मालूमात के मुताबिक 3 लाख सीआरपीएफ को यहाँ तैनात किया गया है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? कैसे किसी का कत्ल हो गया? कैसे किसी के दफ्तर में आग लगा दिया गया? कैसे किसी को मारा जा रहा है? कैसे दुकानों को तोड़ा जा रहा है? इन सब के लिए जिम्मेदार है हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इनसे सवाल करना होगा। ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जवाब सुनकर गोदी मीडिया को तो ज़रूर मिर्ची लगी और दोबारा ये लोग काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सके, क्योंकि अखिलेश यादव ने सभी को एक सफ में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ 3 लाख जो आर्मी भेजी गई थी तो वो आर्मी यूपी की थी, बिहार की थी, जिनको यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया था। इसका मतलब अब यूपी में इलेक्शन होगा तो वेस्ट बंगाल से आर्मी को भेजा जाएगा और ये जो सिस्टम चल रहा है देश में, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने वाला है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के घर पहुंचते हैं,
शॉल उठाकर ममता बनर्जी का वो इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं ममता बनर्जी से कि आप हारी नहीं हैं बल्कि आपने जीत हासिल की है। और अखिलेश यादव ने उनको सीधे रुमाल उठाकर उनका खैर मकदम किया। इस वीडियो को देखिए। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी को जाकर उन्होंने हिम्मत दी है, उन्होंने हौसला दिया है। खबर यह रही है कि अगले दिनों में उद्धव ठाकरे भी पहुंचने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे और राहुल गांधी भी वेस्ट बंगाल पहुंच सकते हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। भले ही कांग्रेस की जो वेस्ट बंगाल यूनिट है ममता बनर्जी के साथ नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि वेस्ट बंगाल में वोटों की चोरी हुई है, घपला हुआ है, करप्शन हुआ है और इसीलिए तमाम अपोजिशन के लीडर को मुत्तहिद होकर ममता बनर्जी का साथ देना होगा। ममता बनर्जी ने रिज़ाइन देने से इनकार तो कर दिया है, लेकिन उनके रिज़ाइन देने न देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो सरकार बननी होगी वो बन जाएगी, क्योंकि सरकार बनाने का पावर गवर्नर के हाथ में होता है। 7 मई तक ही मुद्दत थी ममता बनर्जी के चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फाइज होने की। अब जब ये सरकार की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नर एक नए लीडर को दावत देगा कि आप आकर सरकार बनाइए, और जो विधायक दल का नेता होता है, और इसलिए बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बना लेगी। उसूल यही है कि जो नई सरकार बनती है, जो नए लोग जीत कर आते हैं, वही अपना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर की मुद्दत कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 5 सालों की होती है। और जो रिज़ाइन देने का तरीक़ा राइज है, इस्तीफ़ा की जो परंपरा चली आ रही है, ये मोरल परंपरा है, अखलाक़ी तरीक़ा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मुद्दत पूरी हो चुकी है तो आप रिज़ाइन दे ना दे, दूसरा अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन ममता बनर्जी का रिज़ाइन ना देना, इस्तीफ़ा ना देना, इस बात को बताता है कि उनके हौसले बुलंद है और उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान कर रखा है। ममता बनर्जी के लीडर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि इस मामले को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। संजय सिंह ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ उन्होंने कहा उसे भी सुनिए। हम लोग देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है पिछले 3 साल से। कोई चिंता नहीं है प्रधानमंत्री को, कोई चिंता नहीं है गृह मंत्री को, कोई चिंता नहीं भारतीय जनता पार्टी को। वो चाहते हैं देश का माहौल खराब रहे, बिगड़ा रहे। हमने देखा बंगाल के अंदर किस तरह से चुनाव जीतने के बाद वहां पर हिंसा हो रही है। अभी कल तो वहां जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए की भी हत्या हो गई। उसके पहले तृणमूल के लोगों के ऊपर हमले हुए, उनके ऑफिस जलाए गए, उनके ऑफिसों में कब्जा किया गया। दिखाई दे रहा बंगाल में। यही बदलाव करने आए आप। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा देते हैं। मोदी जी बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करना है, यही बदलाव कर रहे हैं। और आप यही सब पंजाब में करना चाहते हैं। इसलिए देश के लोगों को और पंजाब के लोगों को ऐसी घृणा फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहना चाहिए। ऐसी ब्लास्ट कराने वाली और नफरत फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में इनके पार्टी के अंदर तो लश्कर तैयबा का आदमी भी पकड़ा गया था। इनके पार्टी का पदाधिकारी था जिसका जो सीधा सीधा रिश्ता वो लश्कर तैयबा के साथ था। मध्य प्रदेश में इनके कुछ कार्यकर्ता पकड़े गए थे जिनका रिश्ता आईएसआई के साथ था। तो इसलिए इतना बेचैन मत हो। कल से मैं देख रहा हूं पूरी की पूरी भाजपा बेचैन हुई पड़ी हुई है। करे हमको आईएसआई से कैसे, अरे तुम्हारे गहरे रिश्ते हैं आईएसआई के साथ। ऐसे बेचैनी मत दिखाओ। तुम्हारी चालबाजियां पूरा देश समझने लगा है। बहुत सारे तज्ज़िया निगार और एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि
भले ही वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की हार हो गई है, लेकिन इस हार के बाद अब अपोजिशन यूनाइट होगा, मुत्तहिद होगा, क्योंकि अब तक पूरा अपोजिशन मुत्तहिद नहीं था। जब एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई तो बिहार की लोकल पार्टियों ने ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया। वोट चोरी का मुद्दा जब राहुल गांधी ने उठाया तो उसको तेजस्वी यादव ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इसी तरह अखिलेश यादव ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। ममता बनर्जी ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कई सारे मामलों में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी कांग्रेस से अलग रास्ता इख्तियार करती थी, कांग्रेस के अलायंस का हिस्सा नहीं बन पाती थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था, अब वही बात वेस्ट बंगाल में सही साबित हो रही है और ममता बनर्जी को भी अब अपोजिशन के अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। उधर बिहार से खबर सामने आ रही है, बिहार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। नए लोग आज मिनिस्ट्री का वजारात के ओहदे का हलफ ले रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी तकरीब सजाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहां मौजूद है, अमित शाह मौजूद है। सम्राट चौधरी पहले ही चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले चुके हैं, लेकिन उनके अंडर में कौन कौन मिनिस्टर होगा उन लोगों ने अभी तक अपने ओहदे का हलफ नहीं लिया था। तो एक बड़ा मेगा शो किया गया, एक बड़ा जलसा किया गया और वहाँ तमाम लोग मंत्रालय का ओहदा ले रहे हैं। जो ख़ास बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। 2025 में चुनाव कैंपेन के दौरान कहा गया था कि 2025 से 30 तक नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। नीतीश कुमार के नाम पर ही बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने वोट लिया, लेकिन नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर बनने के 2-3 महीने में ही उनको ओहदा से हटा दिया गया, दिल्ली भेज दिया गया। उनके बेटे को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। खबर यह है कि कोई मामूली मंत्रालय उनके बेटे को दिया गया है और उनके बेटे ने आज हलफ भी लिया है। अब जो सबसे बड़ा धोखा नीतीश कुमार के साथ हो गया वो ये कि गांधी मैदान में जो प्रोग्राम चल रहा है, वहां स्टेज पर जो तस्वीरें लगी हुई है उनमें कहीं पर भी नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी तस्वीर है, उसके बाद सम्राट चौधरी की तस्वीर है, दूसरे नेताओं की तस्वीर है, कहीं पर भी नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने जिस तरह साइडलाइन किया है, जिस तरह किनारे लगाया है, लोगों ने कहा था, प्रशांत किशोर ने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था, दूसरे नेताओं ने कहा था कि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने हटा दिया और दोबारा फडणवीस को ही चीफ मिनिस्टर बनाया, उससे बुरा अंजाम बिहार में नीतीश कुमार का होगा। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, हमारा अंजाम ऐसा नहीं होगा, हम बड़े चाणक्य हैं। लेकिन अमित शाह उनसे बड़े चाणक्य साबित हो गए और नीतीश कुमार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। उनकी तस्वीर भी उनके ही स्टेट में, उनके ही प्रोग्राम में अब नहीं लगाई गई है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मिलर टाइम्स को। अगर आपको मिलर टाइम्स का काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मिलर टाइम्स की वेबसाइट का लिंक मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।